नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के इस व्याख्यान श्रृंखला के 26वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस अन्विति के अंतर्गत हम पिछले 3-4 व्याख्यानों से परिचर्चा कर रहे हैं और आज हम कंप्यूटर, इंटरनेट एवं इंट्रानेट के विषय में परिचर्चा करेंगे। साथियों, कंप्यूटर के जो विकास परंपरा है, इसमें सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष को आज हम जिस कंप्यूटर को उपयोग कर रहे हैं, इसको बनाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। इसके विकास में एक लंबी परंपरा और लंबा समय लगा है। अगर हम देखें तो आज से लगभग 2500-3000 वर्ष पूर्व से इसकी संकल्पना की शुरुआत होती है और यह कहा जा सकता है कि सबसे पहले यूनान के क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक अपने कुछ गणितीय गणना को पूरा करने के लिए एक उपकरण बनाया था। कुछ तार और लकड़ी का फ्रेम में लेकर के कुछ धातुओं के सहयोग से उसने अपनी गणना को पूरा करने के लिए, जो आज बच्चों के खिलौने के रूप में आप देखते हैं, छोटे बच्चों को जब हम स्लेट देते हैं पढ़ने के लिए और उसमें इकाई दहाई की गणना करने के लिए कुछ तार के में लगे होते हैं छोटे छोटे खिलौने टाइप के, उसको खींच खींच करके इकाई दहाई गिनना या 1-2 गिनना सीखता है छोटा बच्चा। ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा ही कोई स्वरूप था कंप्यूटर के प्रथम जब संकल्पना हुई थी और इसके आविष्कारकर्ता जो थे उन्हीं के नाम पर इसको एबाकस के नाम से सभी लोग जानते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो वहां से लगभग 2500 वर्ष 3000 वर्ष पूर्व से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद से जो आधुनिक कंप्यूटर हम देखते हैं, इसमें अमूलचूल परिवर्तन 16वीं शताब्दी में हुआ। 1642 में एक यांत्रिक संगणक का आविष्कार हुआ और इसको पास्कल के संगणक के नाम से हम जानते हैं। ब्लेज पास्कल ने ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्लेज पास्कल इन्होंने एक अपना यंत्र बनाया जो संगणक अर्थात कुछ काउंटिंग करने के लिए, गणनाओं को करने के लिए बनाया था और इस संगणक को पास्कल्स कैलकुलेटर के नाम से हम सभी जानते हैं। 1642 में इसका इन्होंने आविष्कार किया था। उसके बाद आगे कई प्रयास होते रहे और लगभग 200 वर्षों के बाद 1833 का समय आता है। तब एक अंग्रेज गणितज्ञ थे, चार्ल्स बेबेज को आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा और प्रायः कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं, इनका अंग्रेजों का मानना है कि इन्होंने बहुत लंबे रिसर्च के बाद एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन क्या करती थी? कई तरह के गणनाओं को करने का कार्य किया करती थी और फिर जो आधुनिक कंप्यूटर हम देख रहे हैं 1833 के बाद इसको बन करके तैयार होने में लगभग फिर 100 वर्षों से अधिक का समय लगा। 1945 का समय था। डॉक्टर जॉन मोचले थे। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया था और इसी कैलकुलेटर के आधार पर आगे की जो विकास परंपरा रही वो आज के कंप्यूटर तक पहुंची है और इनकी कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग नाम और अलग अलग क्रियाकलाप हैं। आइए इसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। पहला, कंप्यूटर क्या है, इसको एक बार देखते हैं। साथियों, कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी में भी कंप्यूट शब्द का इस्तेमाल होता है। कंप्यूट शब्द से बना हुआ कंप्यूट वस्तुतः कैलकुलेटिंग के संदर्भ में यूज होता है। कैलकुलेट करना अर्थात गणना करना। इसीलिए इस कंप्यूटर को हिंदी में गणक या संगणक के नाम से अथवा अभिकलक के नाम से भी जाना जाता है और इसका आविष्कार ही मूलतः कैलकुलेशन करने के लिए, संगणना करने के लिए किया गया था। सामान्य भाषा में समझें तो कंप्यूटर एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन है, किंतु आज के दौर में, आज के समय में इसकी कार्य पद्धति के अलग अलग क्षेत्र हो गए हैं। इसलिए आज कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेटर कहना उचित नहीं है कि सिर्फ ये कैलकुलेशन ही नहीं करती है, अपितु मुख्यतः 4 प्रकार के कार्यों को आज संपादित करती है। क्या क्या? तो पहला, ये आंकड़ों का संकलन करती है। जो भी डेटाज हैं
उन डेटाज को ये एकत्रित करने के लिए अलग अलग सोर्सों से वो चाहे इनके सोर्सेस हमारे मानवों के द्वारा प्रदत्त किए गए हों या फिर कई बार ये चीजें जो है जो अलग अलग आगे हम कंप्यूटर के प्रकारों के विषय में जानेंगे समझेंगे, तो उन तत्वों से उन तथ्यों से कई सूचनाओं को आंकड़ों को डेटाज को ये संकलित करता है, इकट्ठा करने का कार्य करता है। कंप्यूटर का पहला कार्य क्या है? आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों का संकलन करना, डेटाज को कैलकुलेट करना या उसको इकट्ठा करना। फिर दूसरा इसका संचयन, आंकड़ों का संचयन करना है। संचय जो आंकड़े इकट्ठा किया है इसको संरक्षण करने का भी अभूतपूर्व सामर्थ्य है कंप्यूटर में। बहुत बड़ी-बड़ी फाइल, बहुत सारी चीजें या ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लिखित सामग्री हो, किसी भी प्रकार का है, इन सब को संचित करने का अद्भुत सामर्थ्य है कंप्यूटर में। इसलिए इसका दूसरा जो कार्य होता है वो है आंकड़ों का संचयन करना। तीसरा इसका कार्य है आंकड़ों का संसाधन करना। संसाधन अर्थात अब देखिए दो चीजें आ गई, इसके पास आंकड़े एकत्रित हुए और उसको इन्होंने संचालित कर लिया। फिर अब हम जब इसको जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में ये संसाधित कर देता है, तैयार कर देता है। कंप्यूटर में मुख्यतः तीन चीजों का तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट। जब भी कोई चीज हमें ढूंढना होता हो, लेना होता हो, रखना होता हो, तो उसमें पहली चीजें होती हैं आउटपुट। हम कुछ कोड दे करके कंप्यूटर को संबोधित करते हैं कि हमें ये चीजें, ऐसी चीजें चाहिए। फिर एक वो पूरा प्रोसेस करता है, हमारी कोडिंग को वो डिकोड करता है, समझता है अपनी लैंग्वेज में कि हम क्या कह रहे हैं, हमारे साइन मार्क को समझता है और फिर उससे संबंधित आंकड़ों को ढूंढ करके फिर आउटपुट देता है, अर्थात जो उसको मिला वो ला करके सामने रख देता है। तो इन आंकड़ों को वो संसाधित करता है। हम जिस रूप में, जितनी मात्रा में, जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में, उतनी मात्रा में, उसी प्रकार से देने का प्रयास करता है कंप्यूटर। इसीलिए इसको संसाधक का भी कार्य कहा जाता है। अगर हमें किसी चीज का वीडियो चाहिए तो हम वीडियो लिखेंगे तो वीडियो ले आएगा, इमेज चाहिए इमेज लिखेंगे तो इमेज ले आएगा, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ लिखेंगे तो पीडीएफ ले आएगा। अर्थात उसको संसाधित कर, है तो उसके पास सब कुछ एकत्रित किया हुआ है, उसने संचय किया हुआ है, लेकिन संसाधित करके हमें जैसा चाहिए वैसा वो उपस्थापन करने के लिए तैयार करता है, संसाधित करता है। फिर चौथा इसका कार्य है आंकड़ों की से प्राप्त जो जानकारी है उसका निर्गमन। निर्गमन मतलब हम तक पहुंचाना, हमें प्रदान करना। तो आज कंप्यूटर को सिर्फ कैलकुलेशन करने वाली मशीन हम नहीं कहते हैं, अपितु कंप्यूटर के मुख्यतः ये चार कार्य आज के समय में हैं। ये चार मुख्य आधारों पर कंप्यूटर कार्य करता है। साथियों, इस जो पूरा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की जो प्रक्रिया है, इसको पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अलग-अलग भाग हैं, अलग-अलग हिस्सा हैं। उनमें से कुछ जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं या अत्यंत जो उपयोगी हैं, उनकी हम बस यहाँ पर कुछ का नाम लिखें, इसके बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं। पहला जैसे सीपीयू। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसी का संक्षिप्त नाम है सीपीयू और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। जैसे मानवीय शरीर को संचालित करने के लिए मस्तिष्क होता है, वैसे ही कंप्यूटर के समस्त क्षेत्र को, समस्त क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए उसका मस्तिष्क है, उसी के मस्तिष्क को सीपीयू के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरा है रैम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सामान्य भाषा में कंप्यूटर की मेमोरी इसको कह सकते हैं, कंप्यूटर का याददाश्त कह सकते हैं। रैम की जो गणना होती है वो मेगाबाइट, इसकी इकाई है, मेगाबाइट में होती है और अलग-अलग तरीके के, सामान्यतः जो 32 जीबी इससे ज्यादा के रैम के होते हैं उनको अच्छी मानी जाती है मेमोरी। तो इसको मेमोरी नाम ही है, याददाश्त से, कंप्यूटर का याददाश्त है, इसी से याद करके चीजों को ले आ करके हमारे सामने उपस्थापित करता है, ढूंढता है कंप्यूटर। इसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर तीसरा है रोम। रोम यह रीड ऑनली मेमोरी है, इसका पूरा नाम जो है रीड ऑनली मेमोरी। यह एक हार्डवेयर का वह भाग होता है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठी रहती हैं और इन एकत्रित सूचनाओं को कंप्यूटर प्रोग्राम संचालित करने के लिए
उपयोग करता है अपने प्रोग्रामिंग को संचालित, अपने कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उसका उपयोग। इसमें सभी सूचनाएं एकत्रित रहती हैं, आवश्यकता पड़ने पर मांगा जाता है, ढूंढा जाता है तो ला करके देता है। फिर अगला बिंदु है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वस्तुतः एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। सीपीयू, रैम आदि यूनिटें मदरबोर्ड में ही संयोजित रहती हैं और इसी मदरबोर्ड से ही हम जो इसको मार्क देते हैं, जो साइन देते हैं, जो चिन्ह अंकन देते हैं, जो कोडिंग करते हैं, उसके बाद वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। फिर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य करता है, संरक्षित रखता है। वर्तमान में 4 गीगाबाइट हार्ड डिस्क आदर्श माना जाता है, इससे ज्यादा का और बेहतर है। तो ये हार्ड डिस्क, इसका क्या काम है, प्रोग्राम जो कुछ भी है उसको एकत्रित करके संरक्षित करके रखा रहता है। फिर है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सूचनाओं को सुरक्षित करने अथवा सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में देर तक हूबहू सूचना को हम संक्रमित रख सकते हैं और इसमें करप्टेड होने की कम संभावना होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका कार्य ही है इसको सूचनाओं को लेकर के एकत्रित करना, सुरक्षित करना, और बेवजह का ये हस्तक्षेप न कार्यक्रमों में देता है और न बाकी प्रोग्रामिंग में हम इसका हस्तक्षेप लेते हैं। फिर है सीडी रोम। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, छोटे छोटे आकार में होते हुए भी बहुत सारी आंकड़ों को, चित्रों को, ध्वनियों को, वीडियो को संग्रहित करने में सामर्थ्य इनमें है, ये सामर्थ्यवान है, समर्थ है, इसको सीडी रोम बोलते हैं। फिर है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की एक कह सकते हैं लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग करके हम कुछ मार्क देते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड 101 से लेके 111 और आगे आगे होता है, अलग अलग कार्य के अनुसार इनमें कीज बढ़ाए जाते हैं। और कीबोर्ड का मुख्य कार्य है जो हम कोडिंग करने का काम ये करता है। पता ही है आपको, कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, हमारी हिंदी अंग्रेजी को ये नहीं समझता है। हम तो इनके माध्यम से जो हमें समझ में आता है कुछ मार्किंग साइन दे देते हैं इसको, उस साइन को लेके पढ़ करके वो डिकोड करके फिर हम क्या चाहते हैं ये समझ करके हमारे अनुसार सूचनाओं को देता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कार्य करता है यह कीबोर्ड। और फिर माउस है। माउस आप सामान्यतः जानते हैं, अलग से इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर जो कुछ भी हम कार्य करते हैं या कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जैसे हमारा हाथ होता है वैसे ही माउस होता है, निकाल के ढूंढता है, बनाता है, समझता है सारी चीज। फिर है मॉनिटर। सामान्य जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको डिस्प्ले करने का कार्य करता है मॉनिटर। तो ये कुछ सामान्य चीजें हैं। कंप्यूटर के अन्य भी कई हिस्से हैं, भाग हैं, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से आपको अन्य जगहों पर भी पढ़ना चाहिए, जिससे अगर प्रश्न आते हैं तो मूलतः इतनों में कवर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, कंप्यूटर जो है कार्य पद्धति के आधार पे मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, उसमें भी 3 अत्यंत जो है हमारे उपयोज्य हैं हमारे लिए, इनसे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है, इसीलिए इन तीनों को हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें पहला जो है वह है गणितीय, जो डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को हिंदी में अंकीय कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो जो कुछ भी अंकीय कार्यक्रम हो, अंकों का जिसमें लेना देना हो, तो अंकों को भरने के लिए इसकी जो बाइनरी पद्धति है उस सिस्टम में बदल करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और ऐसे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर या अंकीय कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। और इसकी खासियत यह होती है कि इस सूचनाओं को ये 100% सही हमारे समक्ष उपस्थापित करता है, और जो भी सूचनाएं होती हैं वो सभी व्यक्ति सभी जगह कैसे हो भी संग्रहित कर सकते हैं। आकार प्रकार की दृष्टि से हमेशा ये सूचनाएं संग्राह्य होती हैं और गुणवत्तापूर्ण होती हैं, लघु आकार में कम समय में बड़े बेहतर तरीके से उपस्थापित कर देता है। फिर है एक अनुरूप जो एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर को हिंदी में अनुरूप कंप्यूटर कह सकते हैं। दरअसल एनालॉग शब्द ग्रीक शब्द है, ग्रीक क्षेत्र का। 2 राशियों के बीच जब भी अनुरूपता खोजनी हो, अर्थात 2 वस्तुओं के बीच परस्पर संबंधों को स्थापित करना हो, तो ऐसे को एनालॉग शब्द से संबोधित किया जाता है। एनालॉग इसीलिए हिंदी में इसको अनुरूप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आवे तो आप ध्यान रखेंगे।
इसकी खासियत यह होती है कि ये जो है कंप्यूटर दोनों ही वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य को, आकार प्रकार को, कार्यशैली को माप करके बड़े शुद्धता पूर्वक दोनों के अंतर को, अनुरूपण को प्रदर्शित करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए इनको एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड दरअसल ये जो डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा एनालॉग कंप्यूटर अर्थात अंकीय कंप्यूटर और ये जो अनुरूप कंप्यूटर, इन दोनों का जो समन्वित स्वरूप हो, मिला जुला स्वरूप है या संकर स्वरूप है, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग प्रायः जितने भी ऑटोमेटिक कार्यक्रम हैं उनमें किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजा खोलना हो, रोबोट बनाना हो, या फिर आप एटीएम यूज करते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक कार्य करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर सबसे बेहतर होते हैं। इसके अलावा दो कंप्यूटर का और यहाँ पर आप नाम जानते रहिए, शायद प्रश्न आवे तो बताइएगा। एक को बोलते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर, प्रकाशिकीय कंप्यूटर इनको कहते हैं। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है और इनका विकास वस्तुतः ऑप्टिकल फाइबर अर्थात ये से जोड़ा जाता है। विद्युतीय प्रवाह को, गति को ये बड़े आसानी से भांप लेते हैं और कई नैनो सेकंड में उसका पता कर सकते हैं। तो जो कुछ भी रक्षा उत्पाद होते हैं या इतने सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं, उनमें उपयोग करने के लिए ऑप्टिकल कंप्यूटर का उपयोग होता है। और फिर 5वां एक और इसका समूह है जिसको एटॉमिक कंप्यूटर बोलते हैं, आणविक कंप्यूटर बोलते हैं। और इनका वस्तुतः जो भी प्रोटीन परमाणुओं को एकत्रित जो भी परिपथ होता है या 1000 गुनी से ज्यादा क्षमता तीव्रता को देखना हो, अत्यंत तीव्र गति को देखना हो, कार्य करना हो, और ये जो भी एटॉमिक संबंधित, परमाणु संबंधित अध्ययन करना हो, उन क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए ये कंप्यूटर बड़े ही कारगर होते हैं, बेहतर होते हैं और अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं। तो मुख्यतः ये 5 प्रकार आप कह सकते हैं कंप्यूटर के होते हैं। साथियों, कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त होने वाला, या ऐसा कह सकते हैं आज के समय में सामान्य व्यक्ति जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, आम आदमी, उनको अगर कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को न जोड़ा जाए तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही समझ में नहीं होता है। इसीलिए इस इंटरनेट इतना महत्वपूर्ण है कि एक कंप्यूटर के साथ कई बार पर्याय के रूप में उपयुक्त होने वाली प्रक्रिया सी लगती है। तो सामान्य शब्दों में इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व में जो भी कंप्यूटर कार्य कर रहे हैं उन सबको परस्पर एक साथ जोड़ने के लिए जो एक प्रक्रिया है, जो एक आधार है, उसको आप कह सकते हैं इंटरनेट। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग के आधार पर एक निर्धारित मापदंड के आधार पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। निर्धारित मापदंड से तात्पर्य यह है कि कुछ आपको लाइसेंस लेने होते हैं कि किन सूचनाओं को किस उपयोग के लिए कितनी मात्रा में किस प्रकार से आप ले रहे हैं। इसीलिए इंटरनेट पर सूचनाएं तो सारी हैं, लेकिन उपयोग करने के लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के आधार पर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। मित्रों, 1960 से लगभग अमेरिका जो है, अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का रिसर्च सेंटर और अमेरिका का रक्षा विभाग आपस में एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, और यह सफलता 1969 में 69 में जाकर के टिम बर्नर्स-ली को जाती है इसका श्रेय, जिन्होंने इंटरनेट को बनाया। उस समय इन्होंने इंटरनेट का उपयोग जो है एक तार के माध्यम से किया था, और इनका मुख्य ध्येय था यह जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर था, इसके कंप्यूटर को अमेरिका के जो रक्षा विभाग है उसके साथ जोड़ देना। और जोड़ने के लिए इन्होंने एक तार का उपयोग उस समय किया था। आगे चल के ये धीरे धीरे विकसित हुआ और आज के इंटरनेट के रूप में इसको हम देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न स्रोतों, सूचनाओं तक पहुंचा जा सकता है। इसमें विश्व भर के लोगों का योगदान रहता है। इन्हें नेटवर्क ऑफ सर्वर कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ सर्वर अर्थात इंटरनेट स्वयं एक नेटवर्क नहीं है, अभी तो कई सर्वरों का नेटवर्क है। और इंटरनेट का एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, www हम लिखते हैं जिसको जब भी कोई सर्च करना होता है। इसके माध्यम से विभिन्न समूहों के सर्वरों को एक साथ इंटरनेट के एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाता है।
और इसका कार्य करने के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग सिस्टम या इंटरनेशनल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कई बार हो सकता है आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि इंटरनेट का पूरी प्रक्रिया क्या, पूरा नाम क्या है, तो आप बेहिचक इंटरनेशनल नेटवर्क लिखेंगे। साथियों, जैसे विश्व में इसकी शुरुआत हुई, उसी तरह भारत में भी इसकी शुरुआत बहुत समय के बाद हुई है। सामान्यतः भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट का उपयोग आपको पता ही होगा, इसमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हुई। पोस्ट ऑफिस में सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट का उपयोग किया गया था और ये 1986 का दशक था। उसके बाद से धीरे धीरे 1990-95 तक का समय आया जब इंटरनेट आम आदमी को मिला। तो बेंगलुरु का जो प्रधान डाकघर था उसमें 1986 में 16 अगस्त से शुरुआत हुई थी इसकी इंटरनेट की। बाद में धीरे धीरे ये आम आदमी तक पहुंचा, 1995 तक का समय लग गया और आज हम इंटरनेट को हर प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट की कुछ शब्दावलियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है सामान्यतः, उनके विषय में भी एक बार हम परिचर्चा कर लेते हैं अत्यंत संक्षिप्त में। आप वस्तुतः इंटरनेट के बारे में एक बार और विकिपीडिया की सहायता से यानी किसी पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करिएगा। हम बहुत संक्षिप्त में, ये बहुत लंबा न हो जाए इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इंटरनेट की कुछ शब्दावलियों में सबसे पहला और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली जो शब्दावली है जिसका उपयोग होता है उसको बोलते हैं नेटवर्क। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा खूब सारा, हर जगह मोबाइल के नेटवर्क से लेकर के और कंप्यूटर के नेटवर्क तक। तो नेटवर्क क्या है? विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ने वाली जो एक अंतरजाल की प्रक्रिया है, संजाल की प्रक्रिया है या तंतु संयोग की जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं नेटवर्क। फिर दूसरा शब्द है साइट। साइट इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर विशेष प्रकार की सूचनाएं जिस पर उपलब्ध होता है। एक इंटरनेट से जुड़ा एक कह सकते हैं ये साइट जो है आधार पत्र होता है जो कंप्यूटर विशेष के साथ जुड़ा रहता है और इस पर तमाम सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। साइट अलग हुआ, कंप्यूटर अलग हुआ, सूचनाएं अलग हुई। ये साइट क्या है? एक आधार है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सूचनाओं को पहुंचाता है, बताता है। फिर एक सर्फिंग शब्द आपने सुना। सर्फिंग क्या है? इंटरनेट का जो ये अंतरजाल है इसमें अपेक्षित जो भी हमें चाहिए उन सूचनाओं को खोजने की प्रक्रिया को सर्फिंग, सफरिंग इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। फिर एक शब्द है प्रोटोकॉल। दरअसल कंप्यूटर और अंतरजाल में जो अंकीय संचार की औपचारिक प्रक्रिया है इसको प्रोटोकॉल, अंकीय संचार अर्थात अंकों को या अक्षरों को लिखने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसको पलट के उलट के इधर उधर लिख दें तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, जो हम चाह रहे हैं, जो सूचनाएं चाह रहे हैं वो नहीं ले पाएगा, इसलिए इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर एक शब्द है हाइपरलिंक। देखिए, वेब पेज का यह वह विशेष शब्द है या चित्र है जिस पर माउस का बटन दबाने से कोई व्यक्ति इंटरनेट की एक साइट से दूसरे साइट पर पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। वेब पेज अर्थात वेबसाइट पर आधारित पेज, उसका एक कोई विशेष शब्द या विशेष चित्र या विशेष मार्क या चिन्ह आप कह सकते हैं। इसको जैसे आप पुश करेंगे माउस की सहायता से वैसे दूसरी साइट पर आप पहुंच सकते हैं। फिर एक शब्द है ब्राउजर। खूब इसका उपयोग होता है। ब्राउजर को एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को हमारे पास पहुंचाया जाए, जैसे क्रोम हुआ, जैसे कुछ मोजिला हुआ, ये सब ब्राउजर हैं। फिर इसमें होता है होम पेज। होम पेज क्या होता है? जो आरंभिक पृष्ठ है उसको होम पेज कहा जाता है, अर्थात सबसे पहले किसी भी साइट का जो पृष्ठ खुलता है, मुख पत्र उसको कह सकते हैं, मेन पेज कह सकते हैं, उसी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। फिर ऑनलाइन शब्द आपने सुना होगा। ऑनलाइन क्या है? जब इंटरनेट पर बैठकर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है इस समय वर्तमान में, उसी को ऑनलाइन कहते हैं। आपसे सुना होगा तमाम कुछ फोन बैंकों के आप ऑनलाइन है क्या, हो सकते हैं क्या? ऑनलाइन हो सकते हैं अर्थात इंटरनेट के साथ जुड़ करके अभी कार्य कर सकते हैं या नहीं। साथियों, इसके साथ ही कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इस क्षेत्र में उपयोग होते हैं और इनसे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इनकी भी एक बार सामान्य चर्चा कर लेते हैं। ये जो पहला शब्द है इसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या है? यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का एक ऐसा फीचर होता है जिसके द्वारा कोई अपंग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति है वह भी कंप्यूटर का उपयोग आसानी से कर सकता है।
आपने स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना होगा, जिनके कई ऐसे अंग प्रत्यंग कार्य नहीं करते थे, फिर वो कंप्यूटर से बहुत सारे अनुसंधान किए, बहुत सारे कार्य किए और ब्लैक होल तक पहुंचे। तो कहीं न उन्होंने इसी प्रक्रिया का, इसी जो ये प्रोसेस है इसका उपयोग किया। इसको एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। फिर एक बैंड रेट शब्द है। बैंड रेट सामान्यतः आपने सुना होगा, उपयोग होता है, ये मॉडेम के द्वारा 1 सेकंड में कितना डेटा स्थानांतरित किया जाता है। मॉडेम कौन सा है? जिसके द्वारा इंटरनेट को संचालित किया जा रहा है। मेन लाइन जो होता है टेलीफोन का, वहां से एक तार को लाके मॉडेम में जोड़ते हैं। उस मॉडेम से कि जितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके मापने की प्रक्रिया को बैंड रेट कहा जाता है। फिर एक शब्द है बीपीएस। सामान्यतः आप एमबीपीएस सुने होंगे, तो एमबीपीएस का ही मूवमेंट से आता है, बीपीएस शब्द बनता है, ये बीट्स पर सेकेंड इसको बोलते हैं, बीट्स पर सेकेंड, बीपीएस। एक मॉडेम के द्वारा 1 सेकेंड में कितना डेटा दिया जा रहा है, इस मापने की जो प्रक्रिया है ना, जो उपकरण है ना, ये मापक जो यंत्र है, इसी को बीपीएस बोलते हैं। फिर एक शब्द है डेटाग्राम। सामान्यतः डेटाग्राम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा का एक फॉर्मेट किया हुआ समूह कह सकते हैं, ग्रुप है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा का फॉर्मेट किया हुआ एक ग्रुप है, एक समूह है। इसका उपयोग कंप्यूटरों के मध्य संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। अर्थात कोई सूचना हम देते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर करता है और एक से दूसरे कंप्यूटर को संयोजित करने, जोड़ने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाली जो पद्धति है उसको डेटाग्राम के नाम से जाना जाता है। फिर एक शब्द है HTML। सामान्यतः आपने सुना होगा, उपयोग भी किया होगा। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह वह भाषा है जिसका प्रयोग वेब पब्लिशिंग में होता है। वेब को पब्लिश करने, प्रकाशित करने को, वेबसाइट को प्रकाशित करने में इस पद्धति का, इस भाषा का उपयोग किया जाता है। इस फॉर्मेट को, इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को जो है HTML नाम दिया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर एक HTTP, जब आप कुछ सर्च करने जाते होंगे तो आपको यह मिलता होगा। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह एक ऐसी आचार संहिता है जो टेक्स्ट में निषिद्ध सूचनाओं को इंटरनेट पर वितरित करने का कार्य करती है, उसके करने के लिए बनाई जाती है। निषिद्ध जो निबद्ध है, संरक्षित सूचनाएं हैं, उसको रखने के लिए, प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से संबोधित करते हैं। फिर एक शब्द है जावा। खूब आपने सुना होगा, उपयोग किया होगा जावा का। जावा एक प्रोग्रामिंग है, या कह सकते हैं वह ये जावा प्रोग्रामिंग भाषा है एक, जिसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है जावा की। फिर एक शब्द है URL। URL आपने सुना होगा, उपयोग किया होगा। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यह उस संगणक का पता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से विभिन्न स्थानों से, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न समूहों से डेटा को जोड़ने का प्रयास करता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के संस्थानों को पहचानने में व्यक्ति की मदद करता है, उन डेटा के साथ इंटर रिलेशन, अंतः संबंध स्थापित करता है। तो ये कुछ प्रचलित शब्द हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे शब्द हैं जो छूट गए, नहीं यूज हो पाए, हमारे पास समय कम होने की वजह से हम नहीं कर पाए, उनको भी आप एक बार कृपया देख लेंगे। साथियों, एक बिंदु है इंट्रानेट। इंटरनेट भी आपने सुना होगा और इंट्रानेट भी सुना होगा, प्रयोग किया होगा, देखा होगा। इंटरनेट क्या होता है? जब किसी सीमित दायरे में, जैसे कोई कंपनी, कोई वाणिज्यिक संगठन जैसे बैंक हो गया, अथवा कोई शैक्षिक अभिकरण जैसे UGC या फिर NTA स्वयं देख लीजिए, तो ऐसे किसी भी संगठन के अंदर जो विभिन्न विभागों के कंप्यूटर नेटवर्क हैं, इनको आपस में जो जोड़ने की विधा होती है, इसको इंट्रानेट कहते हैं।
और अर्थात किसी संगठनात्मक ढांचे में सूचनाओं का बेहतर प्रबंधन करने का ये सर्वोत्तम उपाय है इंटरनेट। दरअसल इंटरनेट आम आदमी के लिए होता है, सभी की पहुंच होती है, वहां सूचनाएं लीक भी हो सकती हैं या उनको हैक किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेट सिर्फ एक ही समूह में कार्य करने के लिए होता है, उसी समूह से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसमें कोई भी कर्मचारी बाह्य तत्वों का समायोजन नहीं कर पाता या उनसे सूचनाओं लेकर बाहर संप्रेषित नहीं कर सकता है। वहीं पर जो इंटरनेट होता है वो तो सबकी पहुंच के अंदर का होता है, तो इसका कहीं से कहीं स्थानांतरण या परस्पर लेन देन हो सकता है। वहीं इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का एक दूसरे के पास हस्तांतरण, प्रतिरूपण इत्यादि नहीं हो सकता है। तो जब भी किसी एक अभिकरण, एक अनुष्ठान, एक संगठन या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के अपने कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया बोलती है, उसको इंट्रानेट कहते हैं। ये इंटरनेट से अलग है, स्पष्ट रखिएगा। तो साथियों, यद्यपि कंप्यूटर अपने आप में एक परिपूर्ण विषय है, जो आप पढ़ रहे होंगे तो आपको 1 वर्ष में हो सकता है पढ़ाया गया हो पाठ्यक्रम में, और अभी हमें परीक्षा देनी, तो परीक्षा के आधार पर, परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनके आधार पर हमने कुछ बिंदुओं का चयन किया था जहां से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी इतने के बाद भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप चाहे विकिपीडिया, इंटरनेट की सहायता लेकर के एक बार इसके बारे में अवश्य अन्य जगह भी पढ़ें, समझे। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई संदेह होता है या कुछ और परिचर्चा करना चाह रहे हैं तो आप निश्चित ही लिख करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अग्रिम कक्षा में फिर उस पर चर्चा कर लें। और साथ ही ये विषय लगभग समाप्त हो रहे हैं, तो अगर आपकी कोई अन्य अपेक्षा है तो आप बेहिचक लिख करके बताइए जिस बिंदु पर आप परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी हम इस श्रृंखला को खत्म करेंगे। फिर भी मुझे जो लग रहा है मुख्य, उन बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है तो आप भी बता देंगे जिस पर हम परिचर्चा कर सकें। ठीक है, इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।